नमस्कार। आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत। हमने सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के अंतर्गत इस अध्याय आज के वीडियो को देखने से पूर्व हमने एक पाठ को पढ़ लिया है, जिसके अंतर्गत हमने सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है आपके कक्षा 9 के अंदर 3 पुस्तकें हैं। उस पुस्तकों के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीतिक एक पुस्तक है आपके सामाजिक विज्ञान के अंदर। उस पुस्तक के बारे में विस्तृत रूप से हमने इसके पूर्व के वीडियो में चर्चा की, जिसके अंतर्गत हमने इस पुस्तक में दिए गए 5 अध्यायों के बारे में परिचयात्मक रूप से चर्चा की थी। आज हम उसी पुस्तक के अध्याय 2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं अध्याय 2 को, संविधान निर्माण। इस अध्याय की अगर बात करें तो हम इस अध्याय में लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे और देखेंगे कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, संविधान बनते कैसे हैं, उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनाता है। इसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं। एक बार संविधान बनने के बाद बदली परिस्थितियों या स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं या नहीं। तो इस प्रकार की कुछ बुनियादी सवालों के ऊपर इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से समझेंगे। इस अध्याय की शुरुआत हम हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिणी अफ्रीका से करेंगे। वहाँ क्या हुआ और दक्षिणी अफ्रीका के लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया। हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे कि इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे के मौलिक विचारों मूल्यों की चर्चा करेंगे और फिर बाद में देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। तो आइए हम इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। संविधान निर्माण की अगर बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका के संविधान की बनने की प्रक्रिया को अगर हम ठीक से समझ लेंगे तो हमें ध्यान में आ जाएगा कि वास्तव में किसी भी देश के अंदर संविधान की क्या भूमिका रहती है। दक्षिणी अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान किस प्रकार से बना। तो दक्षिणी अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान की बात की जाए तो वहाँ पर नेल्सन मंडेला की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उभर कर सामने आती है। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहे और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैंने इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हो और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। इस प्रकार के शब्द नेल्सन मंडेला ने कहे। चूँकि नेल्सन मंडेला एक अश्वेत व्यक्ति थे, इस कारण जिस प्रकार से भारत में भारत गोरों का गुलामी का देश रहा, उसी समय उसी दौरान अफ्रीका भी गोरों की गुलामी में था। तो वहाँ की सरकार ने इस शब्द कहने के बाद नेल्सन मंडेला को देशद्रोह का मुकदमा चलाया और उनके अन्य 7 नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई। अगले 28 वर्षों तक नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका की रॉबिन द्वीप में जो जेल है उसमें कैद करके रखा गया, जो कि बहुत भयावह जेल है।
और वहाँ पर अनेकों यातनाएं उनको दी गई। आप देखिए दक्षिण अफ्रीका में ये जगह जगह इस प्रकार के साइन बोर्ड लगे हुए थे। रंग भेद वाले दौर का वो समय था और उस समय के तनावपूर्ण संबंधों का इससे पता चलता है। इस साइन बोर्ड से ध्यान में आता है और इस पे लिखा है, इस साइन बोर्ड पे क्या लिखा है तो कि देसी अश्वेत हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वाले, अगर तुम रात में इस परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियारबंद सुरक्षा गार्ड देखते ही गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। तुमको चेतावनी दे दी गई। इस प्रकार के साइन बोर्ड दक्षिणी अफ्रीका में जगह जगह पर लगे हुए थे रंग भेद की नीति के कारण। तो दक्षिणी अफ्रीकी लोगों ने इस नीति के विरोध में संघर्ष किया और यही संघर्ष आगे चलकर दक्षिणी अफ्रीका के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में योगदान देता है। रंग भेद होता क्या है तो रंग भेद नस्लीय भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिणी अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिणी अफ्रीका पर यह व्यवस्था पूरे यूरोप के गोरे लोगों ने ला दी थी। रंग भेद की नीति क्या है तो रंग भेद नस्लीय भेदभाव पर आधारित वह व्यवस्था है जिसके नाम से दक्षिणी अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर इसे चलाया गया और गोरे लोगों ने इसे यूरोपीय लोगों ने अफ्रीकी व्यवस्था में इसे लादा। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिणी अफ्रीका को भी उसी तरह संचालित करने का काम किया जिस तरह से भारत में उन्होंने राज किया। उन्होंने हथियारों और जोर ज़बरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को, पर भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथ में ले लिया। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। दक्षिणी अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता था। ध्यान करेंगे तो दक्षिणी अफ्रीका जो देश है वह भूमध्य रेखा के बिल्कुल आसपास है और वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। भूमध्य रेखा में सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण, तो इस कारण वहाँ गर्मी पड़ने के कारण वहाँ के लोगों की चमड़ी का रंग काला है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता है। अश्वेत का मतलब काले। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लें भी है जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता है और भारत से गए हुए लोग भी वहाँ थे। गोरे शासक गोरों के अलावा से सब को छोटा और नीचा मानते थे। गोरे शासक थे जो जितने भी वहाँ के अफ्रीकी मूल लोग थे, अश्वेत थे, भारतीय थे, उनको अपन से छोटा मानते थे और इन्हें वोट डालने का भी अधिकार नहीं दे रखा था उन्होंने। रंग भेद की शासकीय नीति और अश्वेतों के लिए खास तौर पर दमनकारी थी। उन्होंने गोरों की बस्तियों में बसने की इजाज़त नहीं दी। परमिट होने पर भी वे वहाँ जाकर काम कर सकते थे। वहाँ व्यवस्था क्या बना रखी थी गोरों लोगों ने कि गोरों की बस्तियों में उन्हें रहने की इजाज़त नहीं थी और कहीं अगर उनको काम करने भी जाना पड़ता था तो परमिशन लेनी पड़ती थी, परमिट बनाना पड़ता था, तब जाके वहाँ वो गोरों की बस्तियों में या कहीं पर भी काम कर सकते थे। यहाँ तक कि रेल गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, नाट्य घर, समुद्र तट, तरणताल, स्विमिंग पूल जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में, और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे वहाँ पर। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। ये व्यवस्था थी, ये वहाँ पर
अत्याचार होते थे वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। विरोध भी नहीं कर सकते थे, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाती थी अगर वो विरोध करते थे। लेकिन 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली के विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले वह एकजुट हुए और धीरे धीरे अफ्रीका के अंदर एक नई व्यवस्था कायम करने की शुरुआत हुई। इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंग भेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आ गए। उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंग भेद की निंदा की। वहाँ इस प्रकार की जब व्यवस्था हो रही तो अनेक देशों ने इसकी निंदा भी की, इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या की, उनका दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। एक की भी उन्होंने नहीं सुनी, कोई किसी की परवाह नहीं की। ये आपकी पुस्तक में एक चित्र दे रखा है, यहाँ सिटी ऑफ डरबन का है, समुद्र तट पे ये लगा हुआ है और इसमें ये बताया गया है कि ये कहा गया है, ये साइन बोर्ड ये चेतावनी देता है कि अंग्रेजी, अफ्रीकांस और जूलू भाषा में लिखा ये नोटिस है। इसमें लिखा है कि डरबन समुद्र तट कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार श्वेत नस्ल के लोगों को ही है। तो इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ थी। ये इस प्रकार का साइन बोर्ड वहाँ समुद्र तट डरबन के ऊपर लगा रखा था और केवल वहाँ श्वेतों को ही नहाने की इजाज़त दे रखी थी। तो हम वहाँ पर उन्होंने दमन जारी रखा। वहाँ अश्वेतों की आवाज़, जो हड़तालें हो रही थी, लोग उनका जो साथ दे रहे थे, विदेश के अंदर भी अन्य देश भी उनके खिलाफ बात कर रहे थे, एक की भी उन्होंने नहीं सुनी और वहाँ से ही अफ्रीका का एक नए संविधान की ओर बढ़ना प्रारंभ हो गया। रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया, लेकिन धीरे धीरे सरकार को एहसास हो गया कि अब जोर ज़बरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती है वह। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव करना शुरू किया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया और राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गई। 28 वर्ष तक जेल में कैद रहने के बाद नेल्सन मंडेला को भी आज़ाद कर दिया गया और आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। ये डेट आप ध्यान रखना, बिल्कुल आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा इसको। 26 अप्रैल 1994 को मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका के गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। ये 26 अप्रैल 1994 की डेट आप सभी ध्यान रखना। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला और उसके ऊपर आगे वह बढ़े। यह सब कैसे हुआ, आइए इस अवधारणा बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुँह से ये जाने कि किस प्रकार से यह हुआ और किस प्रकार से ये ऐतिहासिक काम। तो नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में कहा था कि ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समुदाय रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे।
मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे। इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। उन्होंने कहा कि हम आपसी विश्वास पे ही इस लोकतंत्र को लंबे समय तक कायम रख सकते हैं। इस प्रकार नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वह भूल जाए और गोरे लोगों को माफ़ कर दे। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों पर आधारित नए दक्षिणी अफ्रीका का निर्माण करते हैं। एक पार्टी ने दमन और हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। आइए हम नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ बैठकर हम नए दक्षिणी अफ्रीका के निर्माण की शुरुआत करते हैं। तो इस प्रकार से दक्षिणी अफ्रीका में नए संविधान की शुरुआत हुई। आप इस प्रश्न के ऊपर थोड़ा सा विचार करिएगा कि अगर दक्षिण अफ्रीका के बहुसंख्यक काले लोगों ने गोरों से दमन और शोषण का बदला लेने का निश्चय किया होता तो क्या होता। आप सोचिए, अगर शांतिपूर्ण आंदोलन या अधिकार लेने की जो बात आई तो इस प्रकार शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसात्मक तौर पर वहाँ के लोगों ने, अश्वेतों ने काम किया। उसकी जगह अगर दमन और शोषण की जो राजनीति का बदला लेने का अगर सोचा होता तो वहाँ क्या होता। आप थोड़ा सा इस पर विचार करिएगा। तो इस प्रकार से आज के हमने इस भाग के अंदर दक्षिणी अफ्रीका के संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया को समझा और इस संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बाद हम अगले वीडियो में, अगले भाग में हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, हमें संविधान क्यों बनाना चाहिए। धीरे धीरे दक्षिणी अफ्रीका में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया हुई और आज हम देखेंगे तो आज का दक्षिणी अफ्रीका इस प्रकार का चित्र आप देख रहे हैं, इस प्रकार का दिखाई देता है। यह तस्वीर आज के दक्षिणी अफ्रीका की सोच को उजागर करती है। आज दक्षिणी अफ्रीका खुद को इंद्रधनुषीय देश कहता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, सभी लोग आज मिलजुल कर वहाँ रह रहे हैं। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए थे उतने ही दुनिया के किसी संविधान ने नहीं दिए, ध्यान रखना। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिश में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और न ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हम समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। दक्षिण अफ्रीका के बारे में लोग अधिक जानकारी के लिए आप इस साइट के ऊपर भी सर्च कर देख सकते हैं। अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे। दक्षिणी अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं और 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। ये काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने की दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे इंद्रधनुषीय समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण से ही संभव हुआ। एक बार फिर मंडेला के शब्दों में ये बातें समझने की ज़रूरत है कि दक्षिणी अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिणी अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंग भेदीय, क्रूर
और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने की का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत स्त्री पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। तो इस प्रकार के वाक्य से नेल्सन मंडेला के हम समझ सकते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका जो है वो किस और लोकतंत्र की अवधारणा को ले जाने में दृढ़ संकल्प है। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर समझा कि दक्षिणी अफ्रीकी संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ और संविधान किस प्रकार से एक देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ये आज हमने इस वीडियो में समझा। आपके इस वीडियो के नीचे ये कुछ बातें दे रखी है, आप इसको अगर कहीं सर्च कर सकते हो तो करना चाहिए। क्या दक्षिणी अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम से आपको राष्ट्रीय आंदोलन की याद आई? इन बिंदुओं पे आप विचार करिए। विभिन्न समुदायों के बीच संबंध, नेतृत्व की अगर बात करें तो भारत के गांधी का नेतृत्व और अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का नेतृत्व किस प्रकार का था। संघर्ष का नेतृत्व करने वाली पार्टी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में भी, संघर्ष का तरीका क्या रहा, उपनिवेशवाद का चरित्र किस प्रकार का भारत में था और अफ्रीका में था। तो इन बिंदुओं पे हम थोड़ा सा अगर विचार करेंगे तो और स्पष्ट रूप से हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। इस अध्याय के वीडियो के नीचे आपको कुछ मैंने प्रश्न दिए हुए हैं इस टॉपिक से संबंधित, उन्हें आप ध्यान से समझ लें और देखें कि किस प्रकार से हम एक संविधान का निर्माण कर सकते हैं। ये आपके इस टॉपिक के नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, इस आज के अध्ययन बिंदु से ही किससे संबंधित है, उन्हें आप अपने कॉपी में सुंदर लेख के अंदर अवश्य रूप से उतार लेवे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अध्ययन बिंदु में से आपको ये कुछ 5 प्रश्न गृह कार्य के रूप में दिए गए हैं। इन्हें सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में आप इनके प्रश्नों के उत्तर कर लेवे। अपनी उत्तर पुस्तिका को अपने भैया जी से जांच करा लेवे। बहुत बहुत धन्यवाद।